नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था विज्ञान की सीरीज में, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसमें दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास। और दूसरी क्लास में अब हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। अब से पहले हमने पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखते हैं, कौन से सिंबल्स, कौन से साइन, कौन से चिन्ह लगाए जाते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, कंकाली समीकरण क्या होता है, समीकरण को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि पढ़ ली। उसके बाद में अभिक्रिया को लिखने के लिए भौतिक अवस्थाएं हम दर्शाते हैं, जैसे कि गैस है, लिक्विड है, या सॉलिड है, या फिर एक्वस है यानी पानी में घुला हुआ है। उसके अलावा हमने उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ लिया जो अभिक्रिया में होने में मदद करते हैं। उसको कैसे दर्शाया जाता है, जो अभिक्रिया का सिंबल होता है साइन, उसके एरो के ऊपर या नीचे उसको दर्शाया जाता है। अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे, आगे का अपना चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, यहाँ अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार की है, जो आपके सिलेबस में दे रखी है उसका सभी के बारे में बताए जाएंगे। और कंपटीशन एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया, और फिर उसके बाद में हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। संयोजन का मतलब होता है जैसे कि संयोजन, दो शब्द है, संयोजन और वियोजन। ठीक है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जैसे कि A प्लस बी, ये दो अभिकारक हैं, ये जुड़ के और आपके सामने ए बी बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं संयोजन। जबकि वियोजन का मतलब होता है टूटना, जैसे एक आपके पास सिंगल अभिकारक है और इसको आपने तोड़ दिया A प्लस बी में। ठीक है, जब ये टूट गया तो ये वियोजन हो गया। जब भी संयोजन होगा तो आपको इसके साथ में ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे किसी चीज़ को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी हीट देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा प्लस होगी, यहाँ पे ऊर्जा माइनस होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम संयोजन अभिक्रिया को बोल सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ये होगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का मतलब हो गया जो ऊष्मा का शोषण करे। ठीक, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, संयोजन और वियोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। देखिए, A प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। और वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तोड़ने के लिए हमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये ऊष्मा शोषी ऊष्मा का शोषण करेगी, और ये ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा का आक्षेप करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अब आगे हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। देखो, संयोजन और वियोजन हमने पढ़ लिया, दोनों को आपस में अपन कंपेयर करके ही याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें संयोजन अभिक्रिया में जो आपका सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है वो एग्जाम्पल है बुझे हुए चूने का। अच्छा, बुझे हुए चूने को जब पानी में मिलाते हो, ठीक है, क्या बुझे हुए चूने को जब पानी में मिलाते हो तो आपके सामने बता रखा है, जैसे बुझे हुए चूने को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है जो हम सफ़ेदी में काम में लेते हैं। और आपको पता है चूने को जब अपन पानी में मिलाते हैं तो वो सफ़ेदी के लिए करने के लिए अपन एक वो बनाते हैं, तो इसको बिना बुझा हुआ, क्योंकि इसमें हीट होती है, और जैसे आप इसको पानी में मिलाओगे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में अपने पास हीट उत्पन्न होती है। आपको पता होगा जब भी सफ़ेदी करने के टाइम, पहले के टाइम, आजकल तो अपन ऑलरेडी रेडीमेड पेंट आने लग गए, पहले सफ़ेदी की जाती थी। तो सफ़ेदी का जो अपना चूना पाउडर होता था उसको इसमें डालेंगे तो, और पानी में जैसे ही मिलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या उत्पन्न करेगा, हीट, और ये आसपास से गर्म हो जाता था, भाप निकलती थी इसमें से। अगर कोई गलती से हाथ डाल दे तो हाथ जल भी सकता था। अब यानी ये अभिक्रिया कैसे हुई, ऊष्माक्षेपी। चूँकि ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बिना बुझा हुआ चूना, यानी अभी इसमें बुझा हुआ नहीं है, और जैसे ही पानी में मिला देंगे तो बुझ जाएगा, यानी इसकी हीट है
जो इसके अंदर की एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए ही हीट प्रोड्यूस करता है, फिर बाद में ठंडा हो जाता है। तुरंत जैसे ही मिलाओगे उस टाइम आपको हीट ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, इसके आगे बढ़े तो अभी इसी में एक चीज़ और आती है कि जब आप सफ़ेदी करते हो कहीं पे भी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही दीवारों के ऊपर सफ़ेदी करा जाता है तो आप देखते हो कि उससे 2-3 घंटे बाद में उसकी चमक बढ़ जाती है, और थोड़ा टाइम निकलेगा और चमक बढ़ेगी, अगले दिन और वाइटनेस हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार के ऊपर उसकी आपने परत चढ़ा दी, उसके साथ कौन रिएक्शन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको कहाँ से मिलेगी? वातावरण से मिलेगी। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को इससे रिएक्ट कराओगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है संगमरमर। क्या बोला जाता है? संगमरमर। और संगमरमर होता है वाइट कलर का। और आपको पता है ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल है किससे बना हुआ है? इसी से बना हुआ है। ठीक है, इसी वजह से आपको पता है दुनिया का 8 अजूबों में शामिल है ताजमहल, और इसकी सफ़ेदी और इसकी चमक के कारण, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मार्बल। ठीक है, और ये होता है चमकदार। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है, और ये परत 3-4 बार कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और ये चमक आ जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको थर्ड फार्मूला ये भी पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। और संयोजन अभिक्रिया की अपन बात करें तो देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ये ध्यान रखना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद। मैंने आपको बताया था A प्लस B मिलके 2 या 2 से अधिक और भी हो सकता है, प्लस C भी हो सकता है, बनाएगा एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट। ये ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके आगे अगर हम चलते हैं तो कोयले का दहन, ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया। आपको पता है कोयले का दहन है, जैसे कार्बन को जलाओगे आप, कोयले को, लकड़ी को जलाओगे तो लकड़ी को जलाते हो तो जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस। और जैसे ही जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, आपको पता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? पोल्यूशन। ये आपको पता है। ठीक है, तो ये आपको पता है, इसको बोलते हैं कोयले का दहन। इसके अलावा और आपको मैं संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताऊं तो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है संयोजन जल का निर्माण, वाटर फॉर्मेशन। तो जो जल का निर्माण होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक प्रकार की क्या है? संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2। तो यहाँ पे देखो अलग अलग सिंगल रिएजेंट है, आपस में मिलकर अलग अलग रिएजेंट एक सिंगल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये भी ऐसी हो गई संयोजन अभिक्रिया। तो हम लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इन अभिक्रियाओं के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनका मिश्रण गर्म हो जाता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्मा का आक्षेप करें, ऊष्मा प्लस आक्षेप, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यानी जो संयोजन अभिक्रिया है वही कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। तो फिर आगे कौन सी आएगी? वियोजन अभिक्रिया। जो वियोजन है वो ऊष्मा शोषी है, क्योंकि उसको हमको क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ अन्य उदाहरण दे रखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अदर एग्जाम्पल दे रखा है रासायनिक प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? जैसे बायोगैस। तो बायोगैस के अंदर ये जो गैस है इसको बोलते हैं मैथेन। आगे आप जब कार्बन वाला चैप्टर आएगा तो उसके बारे में पढ़ोगे, इसको मैथेन क्यों बोला जाता है। ठीक है, मैथेन एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है और बायोगैस का एक अच्छा कंपोनेंट है जो गोबर गैस होती है। जब इसको दहन करते हो, जलाते हो, तो ये कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी किसी गैस को जलाते हो तो आपको पता है हीट, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जलती है, ये क्या है? हीट। तो ये भी एक प्रकार की कैसी हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अच्छा, फिर आगे चलते हैं।
श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या। अब श्वसन से आप क्या समझते हैं? श्वसन क्या होता है? रेस्पिरेशन। श्वसन रेस्पिरेशन होता है। आप सोचते होंगे कि श्वसन है सांस लेना और सांस छोड़ना। बच्चों, आप ये सोचते होंगे कि श्वसन क्या है? सांस लेना और सांस छोड़ना। ये गलत है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसको श्वसन नहीं बोल के हम उसको बोलते हैं गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। श्वसन एक अलग चीज़ होती है, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि श्वसन क्या होता है। श्वसन के अंदर होता यह है कि जो अपना भोजन होता है, जो अपन ने भोजन प्राप्त करा है, हमने जो खाना खाया है, खाना खाने से जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और पाचन का काम होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या होता है? मेनली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है इस कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है? तोड़ के ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें? ग्लूकोज में। ये रहा ग्लूकोज। अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज प्राप्त हो गया और आपने जो गैसों का आदान प्रदान करा यानी गैस ऑक्सीजन ली, वहाँ से आपको क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई। तो जब ये है ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, जुड़ती है, तो इस स्थिति में क्या होता है? इसका दहन, और इसका जब दहन होगा, इसको तोड़ा जाएगा तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो श्वसन द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। यह है ऑक्सीजन गैस जो हमने श्वसन द्वारा ली। यह है भोजन के द्वारा प्राप्त हुआ ग्लूकोज। दोनों का आपस में रिएक्शन हुई, ये दहन हुआ और ये दहन होने की वजह से क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बन गया वाटर, और ये बन गई एनर्जी। यही एनर्जी एटीपी के रूप में हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है और इसी से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, यानी श्वसन से हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। इसी से तो हमारा शरीर चलता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। आपको कुछ थ्योरी लिखनी रहेगी और उसके अलावा ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें लिख रखा है कि ये जो कार्य होता है ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में होता है और कोशिकाओं के भी कौन से पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितना भी सारा काम है ये कहाँ होता है? सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में पाया जाता है, तो वहाँ से हमको अब में क्या मिलती है? एनर्जी जनरेट होकर मिलती है और उसको हम एटीपी की फॉर्म में काम में लेते हैं। इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा थोड़ा गला खराब है। इसके अलावा साग सब्जियों का कंपोस्ट होना या विघटित होना भी क्या कहलाता है? अपना देखिए, साग सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का कंपोस्टों को बनना भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। आपको पता है जो हरी सब्जियां वगैरह होती है, जो कचरा वगैरह होता है, अगर इसको आप डाल दो और इसको थोड़े टाइम के लिए बंद करके रख दो तो आप देखना ये बिल्कुल हीट जनरेट करेगा। जहाँ कचरा पड़ा रहता है वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा और वहाँ पर क्या आएगी? स्मेल आएगी, क्योंकि ये कंपोस्ट होता है, ये विघटित होता है। तो जो हरी सब्जियाँ वगैरह विघटित होती है ये कैसी प्रक्रिया? ऊष्माक्षेपी। डस्टबिन के अंदर अगर आप सब्जियों के कटे हुए छिलके वगैरह ये डालोगे और उसको ढक दोगे और उसको अचानक से खोलोगे तो उसमें से एक बहुत ही हीट के साथ क्या निकलेगी? स्मेल निकलेगी। तो आप इसको डे टू डे लाइफ में देख सकते हो। इस प्रकार से आपने जो पढ़ी वो कैसी है? संयोजन अभिक्रियाएं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, यानी जो संयोजन है वही कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे? आगे अपन पढ़ेंगे उस वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं, और जिसको वियोजन करना है, तोड़ना है, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वही कैसी हो जाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। तो आगे हमको क्या पढ़ना है? आगे हमको यही पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? कोई सिंगल प्रोडक्ट होगा और जो सिंगल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? जैसे ए बी एक प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएजेंट है,
ये टूट के क्या बन जाएगा, A+B। तो जब आप किसी चीज़ को तोड़ोगे तो आपको सीधी सी बात है एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब उष्मा, इसने उष्मा को क्या करा, शोषित करा। तो उष्मा शोषी, इसको क्या बोलेंगे अपन, उष्मा शोषी अभिक्रिया भी बोलेंगे। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपके सामने वियोजन अभिक्रिया दे रखी है और वियोजन अभिक्रिया के बारे में आपको एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रणाली को गर्म करने पर गंध सूखने की सही विधि दे रखी है। यानी आपको फेरस सल्फेट डालना है, गर्म करना है। जब गर्म करोगे तो इसमें से स्मेल निकलेगी। जब भी प्रयोगशाला में कार्य करते हैं तो सीधा हम स्मेल को नहीं सूंघते हैं, थोड़ा साइड में रखते हैं, उसको महसूस करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम वियोजन अभिक्रिया को पढ़ते हैं डिटेल से। तो वियोजन अभिक्रिया में आपको क्या दे रखा है, देखिए, ये देखिए ये रिएक्शन आपको दे रखी है। फेरस सल्फेट आप लोगे, जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO2 दो है तो इसको डाई बोलेंगे, डाई ऑक्साइड। SO3 तीन है तो इसको हम बोलेंगे ट्राई, क्या बोलेंगे, ट्राई, ठीक है। दो तो इसको क्या बोलेंगे, डाई या बाई, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है कि फेरस सल्फेट जो होता है 7H2O साथ में रखता है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये 7H2O वेपर्स बन के उड़ जाते हैं, तो इसका क्रिस्टल का रंग बदल जाता है और ये टूटने के बाद में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है और ये Fe2O3। तो ये साथ में क्या करता है, इसको बोलते हैं जो डॉट होके जो आपके सामने 7H2O जुड़े हुए, इसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। ये डॉट 7H2O, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टलन का जल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है जो आपको पहले से पढ़ा हुआ एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्ब। अच्छा, इसमें लिख रखा है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, आपको याद आ गया होगा ये कैसे बना है। आपने पहले लिया था कैल्शियम ऑक्साइड, फिर इसकी रिएक्शन आपने कराई थी H2O से, ठीक है, और ये बन गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फिर आपने इसकी रिएक्शन करा दी थी किससे, CO2 से। और CO2 से जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको बोलते हैं चूना पत्थर या संगमरमर। जब भी इसको गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा और बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। और वियोजन के आपको क्या देनी पड़ी, उष्मा देनी पड़ी, ठीक है। सीमेंट उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे अगर हम और देखें तो एक लेड नाइट्रेट और होता है। और लेड नाइट्रेट का आपको बता रखा है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करा जाता है, ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया, ये टेम्परेचर से होता है, उसको गर्म करना ये टेम्परेचर, ठीक है। उसके अलावा और भी वियोजन है, इसको उष्मीय वियोजन, ठीक है, इन चीज़ों को बोलते हैं उष्मीय वियोजन। इसके आगे हम कुछ अन्य वियोजन की अभिक्रियाएं देखते हैं। देखिए, यह है विद्युत अपघटन, ठीक है, वाटर का विद्युत अपघटन। इस डायग्राम को ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे आपके पास एक बीकर है और बीकर में आपने एनोड लगा रखी है और ये कैथोड लगा रखी है। एनोड हमेशा पॉजिटिव होती है और कैथोड हमेशा माइनस होती है, ध्यान रखना। इसको बैटरी से जोड़ दिया 6 वोल्ट की, इसके अंदर आपने वाटर डाल दिया और इसको परखनली लगा रखी है आपने यहाँ पे, और
जब आप इसको वाटर का, ये प्लास्टिक का मग है और जैसे ग्रेफाइट रोड है इसमें, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करोगे स्विच से, तो वाटर का क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन। और जो वाटर होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। अब से पहले पढ़ रहे थे तापीय अपघटन, और ये कैसा है, विद्युत अपघटन। तो ये डायग्राम ध्यान रखना, बना के प्रैक्टिस रखना, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। एक ही ध्यान रखना कि ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होती है, एनोड पे, ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ प्राप्त होती है, कैथोड पे। उसके अलावा वियोजन के और एग्जाम्पल है, जैसे कभी कभी वियोजन इतना आसान हो जाता है कि सनलाइट से ही वियोजन हो जाता है। जैसे आप किसी कंपाउंड को आप रख दो कहाँ पे, सनलाइट के सामने, और सनलाइट का टेम्परेचर इतना काफ़ी है कि वो वियोजन करवा देगा। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl दूसरे रंग का होता है, जब इसको आप गर्म करोगे, सूर्य के प्रकाश में रखोगे, तो ये Ag और Cl में टूट जाएगा। इसी प्रकार से एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सनलाइट के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। और AgBr किस में टूट जाएगा, Ag और Br में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, जब AgBr जब टूट जाता है, तो जो AgBr का यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम पूछा हुआ है कि ये जो AgBr होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट, जो पहले के टाइम पे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। पहले के टाइम पे आपको पता होगा, आजकल डिजिटल कैमरे आते हैं, पहले के टाइम के कैमरे रील वाले कैमरे होते थे, और उस रील को फ़ोटो खींचने के बाद में मार्केट में ले जाया जाता था, जहाँ पे उसकी लैब होती थी, और उसको कलरफुल बनवाया जाता था या ब्लैक एंड वाइट बनवाया जाता था। तो वहाँ पे ये कंसेप्ट इस्तेमाल होता था AgBr। तो जो केमिकल होता था वहाँ पे कौन सा होता था, AgBr होता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से एक चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं कि जब भी कोई वियोजन अभिक्रिया होगी, तो वियोजन को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी किसी भी प्रकार की आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, किसी प्रकार की आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया, इनको क्या बोल देंगे हम, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। देखिए, अब अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और विस्थापन का मतलब आप जानते हो, जब एक जगह से दूसरी जगह पे कोई विस्थापित हो जाए, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया जब होगी, तो एक तो विस्थापन होती है, एक होती है द्विविस्थापन, ठीक है। मैं एक बार आपको इसको बोर्ड के माध्यम से ही बता देता हूँ, ताकि आपके समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दोनों अभिक्रियाएं बताने की कोशिश करूँगा। जो पहला एग्जाम्पल है, ये है विस्थापन अभिक्रिया का, और दूसरा है द्विविस्थापन। जो विस्थापन में क्या होगा, एक कोई एलिमेंट अपने से कम जो एक्टिव एलिमेंट है, उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया फर्स्ट वाली है विस्थापन, और डबल वाली है द्विविस्थापन। यानी यहाँ पे एक बार विस्थापन होगा, दूसरी वाली में कितनी बार, 2 बार विस्थापन होगा। चलो देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट आपके पास A है, और एक कंपाउंड आपके पास BC, ठीक है। अकेला है तो एलिमेंट है, और एक साथ है तो कंपाउंड है। अब जो A होता है, आपको पता है ये मेटल है, ठीक है। और जब ये क्या करेगी, ये प्लस वाली होती है, तो इसमें से कौन सा है, इसको तोड़ोगे तो आपको पता है, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो मान लीजिए कि A B से ज़्यादा एक्टिव है, तो क्या होगा कि जो ये B है, ये जो A है, ये A क्या करेगा, B को जाके, A है जो B को जाके इसके स्थान से हटा देगा, और खुद इसकी जगह आ जाएगा। देखिए, तो B को तो इसने क्या कर दिया अलग, और खुद A जो है वो B की जगह पे आ गया।
तो नया कंपाउंड बन गया AC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे A ने B को अपने जो कंपाउंड है उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि A कैसा है, A है जो मोर एक्टिव है बजाय कि B के। तो B कम एक्टिव है यानी B वीक है, तो वीक को स्ट्रॉन्ग ने उसके स्थान से क्या घटा दिया। उसी तरीके से जब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा। देखिए जो A है वो किसको रिप्लेस कर देगा, C को। तो A देखो, A किसकी जगह चला जाएगा, C की जगह, ये देखो A। और जो B है वो किसको रिप्लेस कर देगा, D को। तो आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यानी 2 बार विस्थापन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आयंस का किसका, आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जब अपन विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं तो विस्थापन में सबसे पहले आप देखोगे एक आपको डायग्राम दे रखा है, और डायग्राम में आपको बता रखा है कि आपने एक कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। आपने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। ठीक है, एक परख नली में कॉपर सल्फेट डाल दिया, इसमें लोहे की कील डाल दी। ठीक है, तो जब लोहे की कील डालते हो तो आप थोड़ी देर बाद में देखते हो कि एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी होगी रिएक्शन, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे ही इसके अंदर क्या करा, परख नली के अंदर आपने लोहे की कील डाली, तो लोहे की कील क्या है, Fe आयरन, और आपने सॉल्यूशन किसका डाल रखा है, कॉपर सल्फेट का। जैसे इसको डालोगे तो ये जो कॉपर होता है, ये जो आयरन होता है, ये अधिक एक्टिव होता है बजाय कि कॉपर के। तो ये क्या करेगा, ये आयरन कॉपर की जगह चला जाएगा, इस कॉपर की जगह, और बन जाएगा FeSO4। तो फिर कॉपर कहाँ जाएगा, कॉपर बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन का आप कैसे दिखेगा, रिएक्शन में जब आपने लोहे की कील इसके अंदर डाली, ठीक है, तो जब थोड़ी देर बाद में रिएक्शन होगी तो कॉपर सल्फेट का पहली बात तो जो ब्लू रंग है, नीला रंग है, वो कैसा हो जाएगा, वाइट। और जो अब इसमें से जो कॉपर अलग हो गया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, क्योंकि ये तो आयरन सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट, ये कॉपर जाके इस लोहे की कील के ऊपर क्या हो गया, चढ़ गया, और इसके ऊपर आप देखोगे इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, कॉपर जैसा कलर हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर आगे चले तो और कुछ रिएक्शन के उदाहरण देख सकते हो आप यहाँ पे। जैसे कि अगर मान लो आप करते हो, आपने क्या करा, जिंक ले लिया और कॉपर सल्फेट लिया, तो जिंक भी क्या है, मोर एक्टिव, तो इसको क्या कर देगा, रिप्लेस, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आपने लेड ले लिया, तो लेड भी क्या होता है, मोर एक्टिव होता है कॉपर से, तो लेड ने क्या कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, उसके स्थान से क्या कर दिया, हटा दिया। तो क्या बन गया, लेड क्लोराइड और कॉपर। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, विस्थापन अभिक्रिया जब भी होगी तो उसमें क्या होगा, अब अधिक एक्टिव, अधिक रिएक्टिव, जो अभिक्रियाशील ज़्यादा होता है, वो एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या विस्थापन। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो जब मैंने आपको बता दिया कि जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या देखते हो कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, द्विविस्थापन होगा, तो यहाँ पे आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा आपको कि बेरियम क्लोराइड आपके पास परख नली में BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और इसमें आप डालते हो Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 डालते हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन कैसी होती है वो देखते हैं। ये देखो, यानी जब भी आप क्या करोगे, सोडियम सल्फेट है, ये है, तो ये आयंस में टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये भी टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस, और आपस में देखोगे जो सोडियम है
वो किसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड के साथ। और जो बेरियम है वो किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ। तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आपस में आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज। ठीक है, एक एडिशनल चीज़ और बता देता हूँ, जब ये आयंस का एक्शन हो रहा है, देखो वे अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है या 2 बार विस्थापन होता है तो इसे द्विविस्थापन कहते हैं। साथ ही अभिक्रिया एक और चीज़ को दिखाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है अवक्षेप का बनना। और अवक्षेप क्या है, देखो एक बार इसमें से बताता हूँ आपको, फिर मैं समझाता हूँ। श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है और श्वेत रंग का पदार्थ कौन सा है, BaSO4। जल में कैसे होगा, ये अविलय, यानी पानी में नहीं घुलेगा। इस अविलय पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप। क्या होता है जब आप ये रिएक्शन करते हो परखनली में, तो ये जो है ये पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, ये जाके वहाँ पे जैसे आप मिलाओगे तो यहाँ पे जाके ये यहाँ जम जाएगा, परखनली के पास में एक गाढ़ा सा पदार्थ बन जाएगा। और इसका रंग अभी यहाँ पे दे रखा है वाइट। ठीक है, वाइट रंग का। अब ये अविलय है, घुलेगा नहीं पानी में, इसको बोलते हैं अवक्षेप या प्रेसिपिटेट, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये अवक्षेप बना लेगा इसीलिए क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है और आसानी से घुलता नहीं है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये कैसा पदार्थ होगा, गाढ़ा। जैसे दही होता है, दही को आप क्या करते हो, दूध होता है, दूध फट जाता है तो दूध फट के और वो क्या हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ बन जाता है और बैठ जाता है। आप फटे हुए दूध को गर्म करते हो तो वो एक प्रकार का अवक्षेप ही है। ठीक है, अलग अलग अभिक्रियाओं में अवक्षेप का रंग क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है तो इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया अपनी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब जो आगे की है अपन 3rd क्लास में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। 3rd क्लास में अपचन उपचन पढ़ेंगे उसमें अपन, और आगे के टॉपिक पढ़ के और इस चैप्टर को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है